चैप्टर 7। कॉन्स्टेंटिन का कद बहुत छोटा था, लेकिन अपने तरीके से वह बेशक सुंदर था। हल्के भूरे बाल, गहरी नीली आंखें और एक अत्यंत जीवंत, चुनौतीपूर्ण भाव। वह लगभग एक अमेरिकी लग सकता था। उसका रंग इतना सांवला था और उसके दांत इतने अच्छे थे, लेकिन मैं तुरंत बता सकती थी कि वह नहीं था। उसमें वो गुण थे जो मैंने अब तक किसी भी अमेरिकी पुरुष में नहीं देखे थे, और वह है अंतर्ज्ञान। कॉन्स्टेंटिन को शुरू से ही अंदाजा था कि मैं मिसेस विलार्ड का कोई सर्दगी नहीं हूँ। मैंने कभी भौहें चढ़ाई और कभी हल्की सी हंसी भी, और जल्द ही हम दोनों खुलकर मिसेस विलार्ड पर ताने कसने लगे। मैंने सोचा, इस कॉन्स्टेंटिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं बहुत लंबी हूँ। मुझे ज़्यादा भाषाएं नहीं आती और मैं यूरोप नहीं गई हूँ। वो इन सब बातों से मेरी असलियत समझ जाएगा। कॉन्स्टेंटिन मुझे अपनी पुरानी हरे रंग की कन्वर्टिबल कार में संयुक्त राष्ट्र ले गया, जिसमें टूटी हुई आरामदायक भूरे रंग की चमड़े की सीटें थी और छत खुली थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनका रंग टेनिस खेलने के कारण आया है, और हम खुली धूप में सड़कों पर साथ साथ बैठे थे। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे दबा दिया, और मुझे उस समय से भी अधिक खुशी महसूस हुई जब मैं 9 साल की थी और अपने पिता के साथ उनके निधन से पहले की गर्मियों में सफ़ेद समुद्र के तटों पर दौड़ रही थी। और जब कॉन्स्टेंटिन और मैं एक संयुक्त राष्ट्र के एक शांत आलीशान सागबार में बैठे थे, हमारे बगल में एक सख्त मांसल रूसी लड़की थी जिसका कोई मेकअप नहीं था और जो कॉन्स्टेंटिन की तरह एक अनुवादक थी। तो मैंने सोचा कि यह कितनी अजीब बात है कि इससे पहले कि मेरे मन में कभी कोई बात आई थी कि मैं 9 साल की थी, कि मैं 9 साल की उम्र तक केवल पूरी तरह से खुश थी। उसके बाद गर्ल स्काउट्स और पियानो सबक और जल रंग सबक और नृत्य सबक और नौकायन शिविर के बावजूद, जो मेरी माँ ने मुझे देने के लिए बहुत कम खर्च किया था, और कॉलेज नाश्ते और काले तल वाले पाई से पहले धुंध में क्रू में काम करना, और हर रोज फूटते नए विचारों के छोटे छोटे पटाखे, मैं फिर कभी सचमुच खुश नहीं रही थी। मैंने उस रूसी लड़की को उस डबल ब्रेस्टेड पैंट को घूरते देखा, ग्रे सूट पहने, अपनी अनजानी भाषा में एक के बाद एक मुहावरे बोलती जा रही थी, जिसे कॉन्स्टेंटिन ने सबसे मुश्किल बताया था, क्योंकि रूसियों के मुहावरे हमारे जैसे नहीं थे, और मैं पूरे दिल से चाहती थी कि उसके पास जाकर अपनी बाकी ज़िंदगी एक के बाद एक मुहावरे बोलते हुए बिता सकूं। इसके बाद मुझे शायद ज़्यादा खुशी न मिले, लेकिन यह बाकी सभी कंकड़ के बीच कुशलता का एक और छोटा सा कंकड़ जरूर होगा। तभी कॉन्स्टेंटिन रूसी लड़की दुभाषिया और नीचे अपने लेवल वाले माइक्रोफोन के पीछे बहस कर रहे गोरे, काले और पीले आदमियों का पूरा झुंड दूर हट गया। मैंने उनके मुंह बिना किसी आवाज़ के ऊपर नीचे होते देखा। मैंने उन सभी चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दिया जो मैं नहीं कर सकती थी। मैंने खाना पकाने से शुरुआत की। मेरी दादी और मेरी माँ इतनी अच्छी रसोइया थी कि मैं जब सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देती थी, मैं बस देखती रहती और कहती, हाँ हाँ समझ गई, और निर्देश मेरे दिमाग में पानी की तरह तैरते रहते, और फिर मैं हमेशा के लिए अपना काम बिगाड़ देती ताकि कोई मुझे दोबारा बनाने के लिए ना कहे। मुझे याद है, कॉलेज के मेरे पहले साल में मेरी सबसे अच्छी और इकलौती सहेली जोड़ी एक सुबह अपने घर से मेरे लिए तले हुए अंडे बना रही थी। उसका स्वाद अनोखा था, और जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या ज़्यादा डाला है, तो उसने कहा कि पनीर और लहसुन, नमक। लेकिन वह प्रैक्टिकल विषय की छात्रा थी और समाजशास्त्र में स्नातक थी। मैं शॉर्ट हेड भी नहीं जानती थी। इसका मतलब था कि कॉलेज के बाद मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। मेरी माँ मुझसे कहती रहती थी कि कोई भी साधारण अंग्रेजी वाला नहीं चाहता, लेकिन एक अंग्रेजी वाला जो शॉर्ट हेड जानता हो, उसकी बात ही अलग होती है। उसे हर कोई चाहेगा, सबकी नज़रों में उसकी मांग होगी। वह उभरते हुए युवक के पत्रों की प्रतिलिपि बनाती थी और एक के बाद एक रोमांचक पत्र लिखती थी। दिक्कत यह थी कि मुझे किसी भी तरह से पुरुषों की सेवा करने का विचार ही नापसंद था। मैं अपने रोमांचक पत्र खुद लिखवाना चाहती थी। इसके अलावा मेरी माँ ने मुझे जो किताब दिखाई थी, उसमें वे छोटे छोटे संक्षिप्त चित्र भी उतने बुरे लगते थे जितने, मान लीजिए, टी बराबर समय, मान लीजिए एस बराबर कुल दूरी। मेरी सूची लंबी हो गई। मैं एक बहुत ही खराब डांसर थी। मैं धुन पर नहीं गा पाती थी। मुझे संतुलन का कोई ज्ञान नहीं था।
और जब जिम क्लास में हाथ फैलाकर और सिर पर किताब रखकर एक सकरी गली में चलना होता था तो मैं हमेशा गिर जाती थी। मैं घुड़सवारी या स्कीइंग नहीं कर पाती थी। ये दो चीज़ें जो मैं सबसे ज़्यादा करना चाहती थी, क्योंकि इनमें बहुत पैसा खर्च होता था। मैं जर्मन भी नहीं बोल सकती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरे सामने संयुक्त राष्ट्र के लोग जिन पुराने दूर दराजों के देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे नक्शे में कहाँ आते हैं। जिंदगी में पहली बार संयुक्त राष्ट्र भवन के ध्वनिरोधी केंद्र में कॉन्स्टेंटिन के बीच, जो टेनिस खेलने के साथ साथ भाषांतर भी कर सकता था, और उस रूसी लड़की के बीच जो इतने सारे मुहावरे जानती थी, मुझे बहुत ही अपर्याप्त महसूस हुआ। दिक्कत यह थी कि मैं शुरू से ही अपर्याप्त थी। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। एक चीज जिसमें मैं अच्छी थी वह थी छात्रवृत्तियां और पुरस्कार जीतना। वह युग समाप्त हो रहा था। मैं एक रेस्टोरेंट विहीन दुनिया में एक घुड़दौड़ के एक घोड़े के जैसा महसूस कर रही थी, या एक चैंपियन कॉलेज फुटबॉलर जैसा जिसका अचानक वॉल स्ट्रीट और एक बिजनेस सूट से सामना हो गया हो। उसके गौरव के दिन उसके मेटल पर रखे छोटे सोने के कप में सिमट गए, जिस पर एक कब्र के पत्थर पर तारीख की तरह एक तारीख खुदी हुई थी। मैंने देखा कि मेरा जीवन कहानी के हरे अंजीर के पेड़ के सामने की तरह फैल रहा है। हर शाखा की नोक से एक मोटे बैंगनी अंजीर की तरह एक शानदार भविष्य का संकेत मिल रहा था। एक अंजीर का पति, एक खुशहाल घर और बच्चे थे, और एक अंजीर एक प्रसिद्ध कवि थे, और एक अंजीर एक प्रतिभाशाली प्रोफेसर थे, और एक अंजीर कॉन्स्टेंटिन और सुकरात थे, और अट्टिला और अन्य प्रेमियों का एक समूह जिसके नाम विचित्र थे और जिनके पेशे अनोखे थे, और एक अन्य महिला ओलंपिक महिला क्रू चैंपियन थी, और इन महिलाओं के अलावा कोई भी कई महिलाएं थी जिन्हें मैं ठीक से पहचान नहीं सकी। मैंने खुद को इस अंजीर के पेड़ की जड़ पर बैठा भूख से मरता हुआ देखा, क्योंकि मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा अंजीर चुनूं। मुझे हर एक चाहिए था, लेकिन एक चुनने का मतलब था बाकी सब गंवाना। और जैसे ही मैं वहां बैठी कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। अंजीर झुर्रीदार और काले पड़ने लगे और एक एक करके मेरे सामने जमीन पर गिर पड़े। कॉन्स्टेंटिन के रेस्टोरेंट में जड़ी बूटियों, मसालों और खट्टी क्रीम की बदबू आ रही थी। जब से मैं न्यूयॉर्क में हूँ मुझे ऐसा रेस्टोरेंट कभी नहीं मिला था। मुझे सिर्फ हेवनली हैमरबर्ग वाले रेस्टोरेंट मिले थे, जहाँ बड़े बड़े हैमरबर्ग, दिन का सूप और 4 तरह के शानदार केक एक साथ एक साफ सुथरे काउंटर पर परोसे जाते थे, जिसके सामने एक लंबा चमकदार शीशा लगा होता था। इस रेस्टोरेंट के लिए हमें 7 मंद रोशनी वाली सीढ़ियां उतरकर एक तहखाने में जाना पड़ता था। मुझे नहीं पता था कि क्या खाया, लेकिन पहला निवाला खाते ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुझे लगा कि अंजीर के पेड़ और उन सभी मोटे अंजीरों का जो मुझे मुरझाने जमीन पर गिर गए थे, शायद खाली पेट के गहरे खालीपन की वजह से ही मुझे दिखाई दिया था। जब हम दही और स्ट्रॉबेरी जैम के पास पहुंचे तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैंने निर्णय लिया कि मैं कॉन्स्टेंटिन को मुझे निभाने दूंगी। जब से बडी विलार्ड ने मुझे उस वेट्रेस के बारे में बताया था, मैं सोच रही थी कि मुझे भी किसी के साथ सो जाना चाहिए। हालांकि बडी के साथ होना तो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वह मुझसे एक इंसान आगे होगा। किसी और के साथ तो सोना ही पड़ेगा। जिस एक लड़के के साथ मैंने बिस्तर पर जाने की बात की थी, वह येल का एक कड़वा तीखा दक्षिणी लड़का था, जो एक सप्ताहांत कॉलेज आया था तो उसकी प्रेमिका एक दिन पहले ही टैक्सी ड्राइवर के साथ भाग गई थी। चूंकि वह लड़की मेरे घर में रहती थी और उस रात मैं घर पर ही थी, इसलिए उसे खुश करना मेरा काम था। स्थानीय कॉफी शॉप में एक गुप्त ऊंची पीठ वाले बूथ में, जिसकी खिड़की पर सैकड़ों लोगों के नाम उकेरे गए थे, हम एक के बाद एक ब्लैक कॉफी पीते रहे और सेक्स के बारे में खुलकर बातें करते रहे। इस लड़के ने, उसका नाम एरिक था, कहा कि उसे बहुत घिन आती है कि मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां 1 बजे के कर्फ्यू से पहले बरामदे की लाइटों के नीचे की झाड़ियों में खुलेआम खड़ी होकर पागलों की तरह गले मिलती हैं, ताकि वहां से गुजरने वाला हर कोई उन्हें देख सके। फिर एरिक ने मुझे बताया कि कैसे वह अपनी पहली महिला के साथ सोया था। वह एक दक्षिणी प्री स्कूल में गया था जो सर्वांगीण संजनों के निर्माण में माहिर था।
और स्नातक होने तक यह एक अलिखित नियम था कि आपको एक महिला को जानना जरूरी था। बाइबल के अर्थ में जाना जाता है, एरिक ने कहा। तो एक शनिवार एरिक और उसके कुछ सहपाठी बस से पास के शहर गए और एक कुख्यात वेश्यालय में गए। एरिक की वेश्या ने अभी तक अपनी पोशाक भी नहीं उतारी थी। वह एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला थी जिसके बाल लाल रंगे हुए थे, होठ संदिग्ध रूप से मोटे थे और त्वचा चूहे की तरह की थी। वह लाइट बंद नहीं कर रही थी, इसलिए उसने उसे एक मक्खी चित्तीदार 25 वॉट के बल्ब के नीचे रखा था। और यह वैसा कुछ भी नहीं था जैसा बताया जा रहा था। यह शौचालय जाने जितना ही उबाऊ था। मैंने कहा कि शायद अगर आप किसी औरत से प्यार करते हो तो यह इतना उबाऊ नहीं लगता। लेकिन एरिक ने कहा कि यह सोचकर कि यह भी एक औरत है, यह खराब हो जाएगा। बाकियों की तरह एक जानवर। इसलिए अगर वह किसी से प्यार भी करता हो तो उसके साथ कभी बिस्तर पर नहीं जाता। अगर उसे करना ही पड़े तो वह किसी वेश्या के पास चला जाता, और जब वह किसी औरत से प्यार करता है तो उस सारे गंदे कामों से दूर रखता। उस समय मेरे मन में आया कि एरिक के साथ बिस्तर पर जाना एक अच्छा इंसान हो सकता है, क्योंकि वह पहले से ही ऐसा कर चुका था। और आम लड़कों के उलट जब वह इस बारे में बातें करता था तो वह गंदा या बेवकूफ़ नहीं लगता था। लेकिन फिर एरिक ने मुझे एक खत लिखा जिसमें उसने कहा कि उसे लगता है कि वह मुझसे सचमुच प्यार कर सकता है। मैं बहुत समझदार और निंदक थी, फिर भी मेरा चेहरा बहुत दयालु था। आश्चर्यजनक रूप से मैं उसकी बड़ी बहन जैसा, इसलिए मुझे पता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस तरह की थी जिसके साथ वह कभी बिस्तर पर नहीं जाएगा। और मैंने उसे लिखा कि दुर्भाग्य से मैं एक बचपन के प्यार से शादी करने वाली हूँ। जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचती रही, उतना ही मुझे न्यूयॉर्क शहर में एक समकालिक अनुवादक द्वारा बहकाए जाने का विचार अच्छा लगता रहा। कॉन्स्टेंटिन हर तरह से परिपक्व और विचारशील लग रहा था। मुझे पता था कि वह किसी के सामने इस बात में सेखी बखारना नहीं चाहेगा कि कॉलेज के लड़के अपने रूममेट्स या बास्केटबॉल टीम के दोस्तों के सामने कारों के पीछे लड़कियों के साथ सोने की सेखी बघारते हैं, और उस आदमी के साथ सोने में एक सुखद विडंबना होगी जिसे श्रीमती विलार्ड ने मेरा परिचय कराया था, मानो वह ही एक तरह से जिसके लिए जिम्मेदार हो। जब कॉन्स्टेंटिन ने पूछा कि क्या मैं आपके अपार्टमेंट में आकर कुछ बालालाइका रिकॉर्ड्स सुनना चाहूँगा, तो मैं मन ही मन मुस्कुरा दी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि किसी भी हालत में शाम को बाहर जाने के बाद किसी पुरुष के साथ उसके कमरे में मत जाना, उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। मैंने कहा, मुझे बालालाइका संगीत बहुत पसंद है। कॉन्स्टेंटिन के कमरे में एक बालकनी थी और बालकनी से नदी का नज़ारा दिखता था, और हम अंधेरे में नीचे बिछे कालीनों की आवाज़ सुन सकते थे। मैं भावुक, कोमल और पूरी तरह से आश्वस्त महसूस कर रही थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मुझे पता था कि शायद मेरा बच्चा हो, लेकिन यह ख्याल दूर ही धुंधला सा था और मुझे जरा भी परेशान नहीं कर रहा था। बच्चा पैदा न करने का 100% पक्का तरीका, यह बात एक लेख में कही गई थी जिसे मेरी माँ ने रीडर्स डाइजेस्ट से काटकर कॉलेज में मुझे भेजा था। यह लेख एक विवाहित महिला वकील ने लिखा था जिसके बच्चे भी हैं और जिसका शीर्षक था पवित्रता की रक्षा में। इसमें से वे सभी कारण बताए गए थे कि एक लड़की को अपने पति के अलावा किसी और के साथ नहीं सोना चाहिए, और वह भी केवल शादी के बाद। लेख का मुख्य बिंदु यह था कि पुरुष की दुनिया स्त्री की दुनिया से अलग होती है और पुरुष की भावनाएं स्त्री की भावनाओं से अलग होती हैं, और केवल विवाह ही इन दोनों दुनियाओं में दो अलग अलग भावनाओं को सही ढंग से एक साथ ला सकता है। मेरी माँ ने कहा कि यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में लड़कियों को बहुत दूर जाने तक का पता नहीं चलता, इसलिए उन्हें ऐसे लोगों की सलाह लेनी पड़ती है जो पहले से ही विशेषज्ञ हों, जैसे कि एक विवाहित महिला। इस महिला वकील ने कहा कि सबसे अच्छे पुरुष अपनी पत्नियों के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, और अगर वे पवित्र ना भी हो तो भी वे अपनी पत्नियों को सेक्स के बारे में सिखाना चाहते हैं। बेशक वे किसी लड़की को सेक्स के बारे में मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वे बाद में उससे शादी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वह मान जाती है वे उसके लिए सारा सम्मान खो देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर उसने उसके साथ ऐसा किया तो वह दूसरे पुरुषों के साथ भी ऐसा ही करेगी और वे उसका सारा जीवन दुखी कर देंगे। महिला ने अपने लेख का समापन करते हुए लिखा
कि पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। और इसके अलावा बच्चे के साथ फंसने के बजाय कोई निश्चित तरीका नहीं और आप वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएंगी। जब एक बात जो मुझे इस लेख में ध्यान नहीं आई वह यह थी कि लड़की कैसा महसूस करती है। पवित्र होना और फिर एक पवित्र पुरुष से शादी करना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन क्या हो अगर शादी के बाद वह अचानक मान ले कि वह पवित्र नहीं है, जैसा कि बडी विलार्ड ने किया था। मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक स्त्री का एक ही पवित्र होना और एक पुरुष का दोहरा जीवन है, एक पवित्र और एक अपवित्र। आखिरकार मैंने सोचा कि अगर 21 साल की उम्र तक भी पवित्र रहने का एक बुद्धिमान पुरुष ढूंढना इतना मुश्किल है तो बेहतर होगा कि मैं खुद पवित्र रहने की बात भूल जाऊं और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लूं जो पवित्र ना हो। फिर जब उसने बताना शुरू किया, मैं उसका जीवन दुखी बना सकती हूँ, मैं उसका जीवन सुखी बना सकती हूँ। जब मैं 19 साल की थी तो शुद्धता सबसे बड़ा मुद्दा था। दुनिया का कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट या श्वेत पुरुष और अश्वेत पुरुष या यहाँ तक कि पुरुष और महिलाओं में विभाजन होने के बजाय मैंने दुनिया को ऐसे लोगों में विभाजित होते देखा जो किसी के साथ सो चुके थे और ऐसे लोग जो नहीं सोए थे। और यही एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच वास्तव में एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर प्रतीत हुआ। मैंने सोचा कि जिस दिन मैं सीमा रेखा पार कर लूंगी इसमें मुझे एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। मैंने सोचा कि अगर मैं कभी यूरोप जाऊंगी तो मुझे ऐसा ही महसूस होगा। मैं घर आती और अगर आईने में गौर से देखती तो अपनी आँख के पीछे एक छोटा सा सफ़ेद अल्प देख पाती। अब मैंने सोचा कि अगर कल मैं आईने में देखूं तो मेरी आँख में एक गुड़िया के आकार का कॉन्स्टेंटिन बैठा हुआ और मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। खैर, लगभग 1 घंटे तक हम कॉन्स्टेंटिन की बालकनी में 2 अलग अलग स्लिंग बैग कुर्सियों पर बैठे रहे। विक्ट्रोला बज रहा था और हमारे बीच बालालाइका रिकॉर्ड रखे हुए थे। स्ट्रीट लाइट्स अर्धचंद्रकारों या तारों सी एक हल्की धुंधिया रोशनी फैल रही थी। मैं नहीं बता सकती थी कि क्या था, लेकिन मेरा हाथ थामने के अलावा कॉन्स्टेंटिन ने मुझे किसी तरह से लुभाने की और कोई इच्छा नहीं दिखाई। मैंने पूछा कि क्या उसकी सगाई हो चुकी है या उसकी कोई विशेष गर्लफ्रेंड है। यह सोचकर कि शायद यही मामला है, उसने कहा कि नहीं, उसने इसे इस तरह जुड़ाव से दूर रहने की बात कही है। अंततः मुझे अपनी नसों में एक शक्तिशाली तंद्रा महसूस हुई जो मैंने पी ली थी। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं अंदर जाकर लेट जाऊंगी। मैं बेफिक्री से बेडरूम में चली गई और झुककर अपने जूते उतारने लगी। साफ बिस्तर मेरे सामने किसी सुरक्षित नाव की तरह लहरा रहा था। मैं पूरी तरह से लेट गई और आंखें बंद कर ली। तभी मैंने कॉन्स्टेंटिन को आह भरते और बालकनी से अंदर आते सुना। एक एक करके उसके जूते जमीन पर गिर पड़े और वह मेरे बगल में लेट गया। मैंने बालों के नीचे से चुपके से उसकी ओर देखा। वह पीठ के बल लेटा हुआ था, उसके हाथ सिर के नीचे थे। वह घूर रहा था। छत की ओर उस कमीज की कलफ लगी सफ़ेद आस्तीनें कोहनियों तक ऊपर चढ़ी हुई आधे अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी और उसकी सांवली त्वचा नीचे लगभग काली सी लग रही थी। मुझे लगा कि अब तक का वह सबसे खूबसूरत आदमी होगा जिसे मैंने देखा है। मैंने सोचा कि काश मेरे चेहरे पर एक सुडौल हड्डी होती या एक प्रसिद्ध लेखिका होती तो कॉन्स्टेंटिन को मेरे साथ सोना दिलचस्प लगता। और फिर मैंने सोचा कि क्या जैसे ही वह मुझे पसंद करने लगेगा वह साधारणता में डूब जाएगा, और क्या जैसे ही वह मुझसे प्यार करने लगेगा मैं उसमें एक के बाद एक दोस्त निकालने लगूंगी, जैसा कि मैंने बडी विलार्ड और उससे पहले के लड़कों के साथ किया था। बार बार यही बात हुई। मैं दूर से किसी निर्दोष आदमी को देख लेती थी, लेकिन जैसे ही वह करीब आता था मैं तुरंत समझ जाती थी कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। यही एक अजीब वजह थी कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी। आखिरकार मैं असीमित सुरक्षा चाहती थी और एक ऐसी जगह बनाना चाहती थी जहाँ से कोई और तीर न छूटता हो। मैं बदलाव और उत्साह चाहती थी और खुद को हर दिशा में उड़ाना चाहती थी, जैसे 4 जुलाई के रॉकेट से रंगीन तीर निकलते हैं। मैं बारिश की आवाज़ सुनकर जाग गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी देर बाद मुझे एक अजनबी खिड़की की धुंधली सी आकृति समझ आई। बीच बीच में हवा से एक रोशनी की किरण निकलती
दीवार पर किसी भूतिया खोजी उंगली की तरह फिसलती और फिर कहीं खो जाती। तभी मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि मैं ही हूँ और जहर खाकर अपने होटल के कमरे में अंधेरे में पड़ी हुई हूँ। मैंने फिर अपनी सांस रोक ली, लेकिन सांसें चलती रहीं। मेरे बगल वाले बिस्तर पर एक हरी आंखें चमक रही थी। वह कंपास की तरह 4 भागों में बटी हुई थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस पर अपना हाथ रखकर उसे ऊपर उठाया। उसके साथ एक और हाथ भी था, जो किसी मुर्दे की तरह भारी था, पर नींद से गर्म था। कॉन्स्टेंटिन की घड़ी में 3 बजे थे। वह अपनी शर्ट, पतलून और मोजे पहने हुए लेटा हुआ था, जैसे कि मैं उसे छोड़कर सो गई थी। जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे की आदी होती गई, मैंने उसकी पीली पलकें, उसकी सीधी नाक और उसका सहनशील सुडौल मुंह देखा, लेकिन वे बेजान लग रहे थे, मानो कोहरे पर खींचे गए हों। कुछ मिनटों तक मैं झुकी रही, उसे देखती रही। इससे पहले कि मैं कभी किसी आदमी के बगल में नहीं सोई थी, मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि यदि कॉन्स्टेंटिन मेरे पति होते तो कैसा होता। इसका मतलब था कि मैं 7 बजे उठकर उसके लिए अंडे, बेकन, टोस्ट और कॉफ़ी बनाऊं, और जब वह काम पर चला जाए तो उसकी नाइट गाउन और कलर्स पहनकर उधर उधर घूमूंगी, गंदे प्लेट धोऊंगी और बिस्तर लगाऊंगी। और जब वह एक जीवंत पार्टी के बाद घर आएगा, उस दिन उसे एक बड़े रात्रि भोज की अपेक्षा रखता था, और मैं शाम को और भी अधिक गंदे बर्तन धोने में बिताती थी, जब तक कि मैं पूरी तरह थक कर बिस्तर पर नहीं गिर जाती थी। 15 साल तक लगातार ए ग्रेड पाने वाली लड़की के लिए यह एक नीरस और बर्बाद जीवन लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि शादी ऐसी ही होती है, क्योंकि खाना बनाना, साफ सफाई करना और कपड़े धोना ही बड़ी विलाट की माँ को सुबह से रात तक करना पड़ता था। वह एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की पत्नी थी और खुद एक निजी स्कूल में शिक्षिका रह चुकी थी। एक बार जब मैं बड़ी से मिलने गई थी, तो मैंने देखा कि श्रीमती विलार्ड श्री विलार्ड के पुराने सूटों की ऊन की पट्टियों से एक गलीचा बुन रही थी। उन्होंने उस गलीचे पर हफ्तों बिताए थे और मैंने उस गलीचे पर बने भूरे, हरे और नीले रंगों की प्रशंसा की थी। लेकिन श्रीमती विलार्ड के काम पूरा करने के बाद गलीचे को दीवार पर टांगने के बजाय, जैसा कि मैं करती, उन्होंने उसे अपनी रसोई की चटाई की जगह पर रख दिया, और कुछ ही दिनों में वह गंदा और बेजान हो गया और $5 और $10 में मिलने वाली किसी भी चटाई से अलग नहीं रह गया। और मैं जानती थी कि शादी से पहले एक आदमी अपनी औरत पर गुलाबों, चुम्बनों और रेस्टोरेंट में रात्रि भोज पर बौछार करने के बावजूद शादी की रस्म खत्म होने पर वह मन ही मन चाहता था कि वह औरत मिसेस विलार्ड के रसोई घर की तरह अपने पैरों तले दब जाए। क्या मेरी माँ ने मुझे यह नहीं बताया था कि जैसे ही वह मेरे पिता अपने हनीमून पर रेनो से निकले थे, वह पिता पहले ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्हें तलाक चाहिए था। मेरे पिता ने उनसे कहा था, वाह, क्या राहत की बात है कि हम दिखावा करना बंद कर रहे हैं, हम खुद बन सकते हैं। और उस दिन के बाद मेरी माँ को 1 मिनट भी चैन नहीं मिला। मुझे बड़ी विलार्ड की यह बात याद आई कि उन्होंने एक भयावह जानबूझकर कहा था कि बच्चे होने के बाद मैं अलग महसूस करूंगी, मैं कविताएं लिखना नहीं चाहूँगी। इसलिए मैं सोचने लगी कि शायद यह सच है कि जब तक आप शादीशुदा होते हैं और बच्चे होते हैं, तो आपके दिमाग को धो देने जैसा होता है, और उसके बाद आप किसी निजी अधिनायकवादी राज्य में एक गुलाम की तरह सुन्न हो जाते हैं। जैसे ही मैंने कॉन्स्टेंटिन को ऐसे देखा जैसे आप किसी गहरे कुएं की तलहटी में पड़े किसी चमकीले अप्राय कंकड़ को देखते हैं, उसकी पलकें उठी और उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें प्यार से भरी थी। मैं मूक भाव से देखती रही, जैसे कोमलता के धुंधलेपन में पहचान का एक शटर क्लिक हुआ और चौड़ी पुतलियां पेटेंट लेदर की तरह चमकदार और गहराईहीन हो गईं। कॉन्स्टेंटिन जम्हाई लेते हुए उठ बैठा। क्या समय हो गया है? 3, मैंने सपाट स्वर में कहा। मुझे घर जाना चाहिए, मुझे सुबह सबसे पहले काम पर जाना है। मैं तुम्हें गाड़ी चला कर ले जाऊंगा। जब हम बिस्तर पर अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में पीठ सटाकर बैठे थे और बेड लैंप की भयावह खुशनुमा सफ़ेद रोशनी में अपने जूते टटोल रहे थे,
तभी मैंने कॉन्स्टेंटिन को पुकारते सुना, क्या तुम्हारे बाल हमेशा ऐसे ही रहते हैं? कैसे? उसने जवाब नहीं दिया, बस हाथ बढ़ाकर मेरे बालों की जड़ों में हाथ डाला और अपनी उंगलियां कंघी की तरह धीरे धीरे बालों के सिरे से फिराई। मुझे एक हल्का सा बिजली का झटका लगा। मैं बिल्कुल स्थिर बैठी रही। बचपन से ही मुझे ऐसा महसूस करना अच्छा लगता था कि कोई मेरे बालों में कंघी कर रहा है। इससे मुझे नींद आ गई और मैं पूरी तरह शांत हो गई। मुझे पता है यह क्या है, कॉन्स्टेंटिन ने कहा। तुमने अभी अभी इसे धोया है। और वह अपने टेनिस जूते बांधने के लिए झुका। 1 घंटे बाद मैं अपने होटल के बिस्तर पर लेटी बारिश की आवाज़ सुन रही थी। बारिश जैसी भी नहीं, नल चलने जैसी आवाज़ आ रही थी। मेरी बाईं पिंडली की हड्डी के बीच में हलचल मच गई और मैंने 7 बजे से पहले सोने की सारी उम्मीद छोड़ दी। जब मेरी रेडियो अलार्म घड़ी मुझे सोसा की हार्दिक प्रस्तुति के साथ जगाएगी, हर बार जब बारिश होती थी तो वह पुराना पैर टूटना अपने आप को याद करता था, और जो उसे याद रहता था वह था एक सुस्त चोट। फिर मैंने सोचा, बडी विलार्ड ने मेरा वह पैर तोड़ दिया। फिर मैंने सोचा, नहीं, मैंने खुद ही इसे तोड़ा था। मैंने जानबूझकर इसे तोड़ा है ताकि खुद को इतना बुरा बनाने का बदला चुका सकूं। थैंक यू।